नमस्कार। हमारा जो लेक्चर सीरीज़ चल रही थी उसमें अक्षांश देशांतर की हम बात कर रहे थे। तो कल हमने पढ़ लिया था, पृथ्वी का नॉर्मल सा परिचय पढ़ा था। उसके अंदर जैसे मान लीजिए पृथ्वी कौन सी मंदाकिनी का हिस्सा है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी कल वाली वीडियो में। आज वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो अक्षांश है और देशांतर है वो किसे कहते हैं, या जो मान लीजिए अक्षांश देशांतर जो रेखाएँ होती हैं उनके बारे में हमें पढ़ लेंगे। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ग्लोब है और ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को देशांतर व अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। अब बात आती है अक्षांश की। तो अक्षांश तो पृथ्वी के जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी के अक्ष के सारे जो बिंदु जितने डिग्री का कोण बनाता है उसे क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। पृथ्वी के जो बिंदु यानी जितने डिग्री का, यानी देखिए यहाँ पे 5 डिग्री का कोण और 5 डिग्री का कोण। ठीक है। तो पृथ्वी के अक्ष से जो बिंदु जितने डिग्री का कोण बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमने कल देखा था कि जो अक्षांश होते हैं वो क्या बनाते हैं, पृथ्वी के अक्ष के साथ क्या बनाते हैं, कोण बनाते हैं। तो जो बिंदु पृथ्वी के अक्ष से जितने डिग्री का कोण बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये उत्तरी गोलार्ध है और उत्तरी गोलार्ध में दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली, दो समान, जैसे ये 5 डिग्री और ये 5 डिग्री, दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। ठीक है, ठीक बात। अब जैसे मान लीजिए हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करेंगे कि अक्षांश रेखाएं कितनी है और ग्लोब पर कितनी है, मानचित्र पर कितनी है। तो ग्लोब जो पृथ्वी की प्रतिकृति, नकल या प्रारूप को क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। ठीक है, ग्लोब। तो पृथ्वी की प्रतिकृति, प्रारूप या नकल को क्या बोलते हैं, ग्लोब कहते हैं। अब ठीक है, अब बात ये आती है कि विश्व में सबसे पहले जो ग्लोब है उसका निर्माण किसने किया था। तो विश्व में सबसे पहले जो ग्लोब का निर्माण किया था उस व्यक्ति का नाम है क्या, मार्टिन बैम। क्या, मार्टिन बैम सबसे पहले ग्लोब का निर्माण किया था, ग्लोब निर्मित किया। ठीक है, सबसे पहले ग्लोब निर्मित किया। अब ग्लोब पर जो है अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो ग्लोब पर जो अक्षांश हैं उनकी संख्या, ग्लोब पर जो अक्षांश हैं उनकी संख्या, अक्षांशों की संख्या कितनी है, 180 अक्षांश। कौन कौन से, तो 90, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे हो गए, तो ये 90 और ये साउथ वाले 90, तो 90 प्लस 90 कितने हो गए, 180 अक्षांश हो गए। इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर 0 डिग्री को काउंट नहीं किया जाता है, 0 डिग्री को काउंट नहीं किया जाता है। क्यों,
क्यों इसलिए नहीं कहा किया जाता है कि हमने परिभाषा में देखा था कि पृथ्वी के अक्ष के सारे जो बिंदु जितने डिग्री का कोण बनाता है उसे क्या बोलते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री है वो पृथ्वी के अक्ष के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी कोण नहीं बनाता, इसलिए अक्षांश में 0 डिग्री को काउंट नहीं किया जाता, 0 डिग्री को काउंट नहीं किया जाता, ठीक है, किया जाता। ठीक है, अब ये तो बात हो गई अक्षांश की। तो अक्षांश की संख्या कितनी है ग्लोब पर, 180। अब आती है बात है अक्षांश रेखाओं की। किसकी, अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है वो कितनी है, 179। ठीक है, कितनी है, 179। ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो कितनी है, 179। ठीक है, अब देखो ग्लोब पर अक्षांश में 0 डिग्री को काउंट नहीं किया जाता क्योंकि ये अक्ष के साथ किसी भी प्रकार का कोण नहीं बनाते हैं, इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता। लेकिन अक्षांश रेखाओं में जो 0 डिग्री है उसको काउंट किया जाता है। ये जो 0 डिग्री है उसको अक्षांश रेखाओं में काउंट किया जाता है, लेकिन 90 डिग्री जो है उसको काउंट नहीं किया जाता, दोनों को ही। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए 0 से 89 तक, 89 नॉर्थ के प्लस 89 साउथ के बराबर कितने हो गए, 179। ठीक है, 90 डिग्री को काउंट नहीं किया जाता है। क्यों नहीं काउंट किया जाता है, क्योंकि जो ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर जो 90 डिग्री है वो एक सिर्फ बिंदु के तौर पर देखा जाता है। किसे, बिंदु के तौर पर, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी रेखा नहीं होती है। इसलिए जो अक्षांश है वो अक्षांश जो है उनकी संख्या ग्लोब पर कितनी है, 180। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 0 डिग्री को काउंट नहीं किया जाता, जबकि अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी है, 179। ठीक है, इसके अंदर 0 डिग्री को काउंट किया जाता है अक्षांश रेखाओं में, लेकिन 90 डिग्री को काउंट नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री जो है वो ग्लोब के ऊपर सिर्फ एक बिंदु की तरह देखा जाता है। ये बात तो हो गई आपकी ग्लोब के ऊपर अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात हो गई। अब हम बात करेंगे मानचित्र पर। तो मानचित्र पर जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी हैं, अक्षांश कितने हैं, वो हम मानचित्र के बारे में देखेंगे। तो मानचित्र पर जो है वो मानचित्र, ठीक है, तो मानचित्र पर जो अक्षांश है वो कितने हैं, वो 180। ठीक है, कितने हैं, 180। मानचित्र पर जो अक्षांश है वो कितने हैं, 180। वही 90 प्लस 90, इसमें भी वही रूल लागू होता है, 0 डिग्री को काउंट नहीं किया जाता क्योंकि किसी भी प्रकार का अंश या कोण नहीं बनाता है। लेकिन अक्षांश रेखाओं की बात आती है ना, अक्षांश रेखाएं, तो ये मानचित्र पर कितनी है, तो ये मानचित्र पर 181 है। क्यों, अब देखो एक इसके अंदर ज़्यादा हो गई। कैसे हो गई, जैसे मान लीजिए ये मानचित्र है अपना, ये मानचित्र है, तो इसके अंदर ये 0 डिग्री है, लेकिन इसके अंदर ये जो 90 डिग्री है ना वो भी देखो एक रेखा की तरह ही है। ठीक है, 90 डिग्री भी क्या है, रेखा की तरह ही है। तो मानचित्र के अंदर हम 90 डिग्री को रेखाओं में काउंट करते हैं, 90 डिग्री को रेखाओं में काउंट करते हैं। ठीक है, मानचित्र में 90 डिग्री को हम रेखाओं में काउंट करते हैं, इसलिए 90 प्लस 0 डिग्री यानी 1। ठीक है, 0 डिग्री बराबर कितनी हो गई, 181 हो गई। इसलिए मानचित्र पर जो अक्षांश है वो 180 हैं और जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी हैं, 181 है। ठीक है, ये बात तो हो गई रेखाओं की संख्याओं की बात हो गई। अब हम बात करेंगे किसको, अब हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं क्या देखेंगे, अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। अब वो अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं ठीक, अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। तो ग्लोब पर दो निकटतम अक्षांश रेखाओं की जो मध्य की दूरी होती है वो क्या होती है, समान होती है। जैसे दो अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गई
और ये 0 डिग्री हो गई, ये 1 डिग्री हो गई। इनके मध्य की जो दूरी होती है वो क्या होती है, समान होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखाएं बोलते हैं। लेकिन देखो, लेकिन पृथ्वी के चपटे आकार के कारण, हमने कल देखा था पृथ्वी का किस तरह की है, पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोड, जियोड, ठीक है, भूआब आकार है, ठीक है, भूआब आकार है, ठीक है, ठीक है, भूआब आकार है। पृथ्वी के चपटे होने के कारण जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ध्रुवों की तरफ हम जाते हैं, वैसे वैसे इन अक्षांश रेखाओं में जो दूरी है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। सामान्य रूप से जो दूरी है वो क्या होती जाती है, 0 डिग्री से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री से हम जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे सामान्य रूप से क्या होती जाती है, सामान्य रूप से दूरी क्या होती जाती है, सामान्य रूप से इनके मध्य की जो दूरी होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है, बढ़ती जाती है। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री है, 0 डिग्री और 0 डिग्री पे ये दूरी होती है वो कितनी होती है, 100 कितनी होती है, 110.6 किलोमीटर, 110.6 किलोमीटर। और यही जो दूरी है वो कर्क रेखा आपकी, एक कर्क और मकर रेखा पर कितनी होती जाती है, 110.9 किलोमीटर। और यही जो दूरी है आपकी ध्रुवों पर जो है, ध्रुवों पर यह दूरी जो है वो बढ़ के आपकी कितनी हो जाएगी, 111 कितनी हो जाएगी, 13 किलोमीटर, कितनी हो जाएगी, 111 कितनी, 13 किलोमीटर, 111.13 किलोमीटर, ठीक है। ये बात तो है सामान्य सी, लेकिन ध्रुवों पर जो NCERT है वो कहती है कि ये जो दूरी है वो 111.7 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये बात हो गई अक्षांश रेखाओं की विशेषताओं के अंदर होगी कि ग्लोब पर ये रेखाएं कैसी है, जो निकटतम अक्षांश है उनके मध्य की जो दूरी होती है, वो क्या होती है, समान होती है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं भी बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे इन रेखाओं के अंदर इनके मध्य जो दूरी है वो सामान्य रूप से क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इसलिए इनकी पर जो दूरी है उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। जैसे 0 डिग्री पर कितना हो जाएगा, 110.6 किलोमीटर, कर्क और मकर रेखा पर कितना हो जाएगा, 110.9 किलोमीटर। और ध्रुवों पर ये दूरी जो है वो बढ़ के हो जाएगी 110.7 किलोमीटर। NCERT बताती है, लेकिन वैसे सामान्य बोले तो हम 111.7 किलोमीटर, और वैसे हम बोले सामान्य रूप से 111.13 किलोमीटर। जो प्रत्येक जो अक्षांश रेखा है, वो एक वृत्त का निर्माण करती है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और इस पे ऐसे जो अक्षांश रेखा, जैसे ये 0 डिग्री है, इस तरह से ये एक वृत्त का निर्माण करती है, ठीक है, अक्षांश। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अक्षांश वृत्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, अक्षांश, क्या बोलते हैं, अक्षांश वृत्त भी बोलते हैं। अक्षांश वृत्त क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो प्रत्येक अक्षांश रेखा है वो एक वृत्त का निर्माण करती है, ठीक है। जो कि सबसे बड़ा जो अक्षांश वृत्त है वो क्या है, 0 डिग्री है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, महान वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महान वृत्त बोलते हैं, ठीक है। 0 डिग्री आपको पता है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश महान जो है वो वृत्त बोलते हैं। हम जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, वैसे वैसे इन अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है उनमें क्या होती जाती है, दूरी कम होती जाती है। दूरी क्या होती जाती है, घटती जाती है। क्या होती जाती है, कम, यानी घटती जाती है। इसलिए इनकी जो परिधि है वो भी क्या होती है, कम होती जाती है, घटती जाती है। इस प्रकार जो संपूर्ण पृथ्वी है उस पर कुल कितने अक्षांश वृत्त पाए जाते हैं, 179, ठीक है। कितने अक्षांश वृत्त पाए जाते हैं, 179। लेकिन ग्लोब पर हम अनंत वृत्त बना सकते हैं। ग्लोब पर कितने वृत्त बना सकते हैं, अनंत वृत्त बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रत्येक अक्षांश रेखा है वो वृत्त का निर्माण करती है। जैसे 0 डिग्री है, पृथ्वी के चारों ओर है, 1 डिग्री हो गई, 2 डिग्री हो गई, 3 डिग्री हो गई, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम दूरों की ओर जाते हैं वैसे वैसे ये दूरी क्या होती जाती है, घटती जाती है, और जो अक्षांश की जो परिधि है वो भी क्या होती जाती है, घटती जाती है। पूरी पृथ्वी पर कितने अक्षांश वृत्त बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए, क्यों बन सकते हैं, क्योंकि
आपको भी पता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है पृथ्वी के ग्लोब पर, 179। इसलिए आपको भी पता है विशेषता के अंदर बोला जाता है कि प्रत्येक जो अक्षांश है वो अक्षांश वृत्त है, प्रत्येक जो अक्षांश रेखा है वो एक वृत्त का निर्माण करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश वृत्त बोलते हैं। और ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी, 179। इसलिए संपूर्ण जो पृथ्वी है उस पर कितनी अक्षांश वृत्त पाए जाते हैं, 179। लेकिन हम ग्लोब पर कितने भी अक्षांश वृत्त बना सकते हैं। अब एक बात आ जाती है एंटीपोडल की। क्या एक बिंदु आता है आपका एंटीपोडल। क्या होता है एंटीपोडल? तो देखो हम बात करेंगे एंटीपोडल की। एंटीपोडल वो होता है जैसे कोई किसी जगह है और उस जगह के ठीक विपरीत अगर कोई दूसरा स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल। एंटीपोडल, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है ऐसे, और इस पृथ्वी के इस हिस्से से इधर की तरफ जैसे मान लीजिए कोई काल्पनिक रेखा है और वो रेखा इस तरह से जाती है, और इस बिंदु के ठीक विपरीत इस जगह वाला जो बिंदु है उसको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल। और इस जो लाइन होती है, ये जो काल्पनिक रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, रंभ लाइन, ठीक है। तो किसी बिंदु के एंटीपोडल किसे कहते हैं कि किसी, ठीक है, पृथ्वी पर किसी एक बिंदु के ठीक विपरीत वाले बिंदु को एंटीपोडल बिंदु या पॉइंट कहते हैं। एंटीपोडल जो है ना, एंटीपोडल ये आपका न्यूजीलैंड का द्वीप है, ठीक है, द्वीप है जो कि लंदन के ठीक विपरीत है, ठीक है। यही बोला था मैंने कि जैसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु, उसके ठीक विपरीत वाला जो दूसरा बिंदु होता है, इस बिंदु के ठीक विपरीत वाला जो दूसरा बिंदु होता है पृथ्वी पर, उसको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल बोलते हैं। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, रंभ लाइन। क्या बोलते हैं, रंभ लाइन, ठीक है। इन दोनों, जैसे मान लीजिए एंटीपोडल और लंदन को मिलाने वाली या एक बिंदु से ठीक विपरीत दूसरे बिंदु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को रंभ लाइन कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एंटीपोडल की बात। जैसे मान लीजिए 23 डिग्री नॉर्थ अक्षांश का एंटीपोडल उसका 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश है, ठीक है, नॉर्थ का साउथ है, ठीक है, एंटीपोडल, ठीक। ये बात तो हो गई एंटीपोडल बिंदु की बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी कुल जो मुख्य अक्षांश रेखाएं होती है उनकी। जैसे मान लीजिए दो अक्षांश स्थान होते हैं, जो स्थानों के मध्य की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल बोलते हैं, ठीक है। दो स्थानों के मध्य की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेट
सर्कल बोलते हैं। तो रंब लाइन समझ में आ गई। और एंटीपोडल किसको बोलते हैं, ये बातें हमने जान ली। ठीक है, देखिए इनकी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दो जो अक्षांश रेखाएं होती है ना, दो जो अक्षांश रेखाएं होती है वो आपस में कभी नहीं मिलती हैं। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, इस पे ये 0 डिग्री है, ये 5 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, ये कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं, ये कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं। लेकिन पृथ्वी के केंद्र से, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, कि पृथ्वी के केंद्र से सभी अक्षांश विसर्जित होने माने जाते हैं, ठीक है, विसर्जित होना माने जाते हैं। अब आती है मुख्य अक्षांश, वो आपको पता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसके बाद में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, उसके बाद में आर्कटिक वृत्त हो गया 66.5 डिग्री और 90 डिग्री हो गया। ठीक है, नीचे जैसे अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, उसके बाद अंटार्कटिक वृत्त हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा की। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसको क्या बोलते हैं, ये अक्षांश रेखा इक्वेडोर, इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। जैसे ये 0 डिग्री है, इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी को दो समान भागों में क्या करती है, विभाजित करती है, जिसका उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग है दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसे वृहद वृत्त भी कहा जाता है, क्योंकि संपूर्ण ग्लोब पर निर्मित होने वाले वृत्तों में ये क्या है, सबसे बड़ा वृत्त है। क्या है, सबसे बड़ा वृत्त है। इसकी जो परिधि है इस वृत्त की, वो सबसे बड़ी है। ठीक है, दो स्थानों के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम जो दूरी होती है वो भी इसी रेखा के सहारे मापी जाती है। दो स्थानों के मध्य की न्यूनतम दूरी भी इसी रेखा के आधार पर है। हम क्या करते हैं, इसी रेखा के सहारे तय करते हैं। इसी रेखा के सहारे तय करते हैं। ठीक है, इसी रेखा के सहारे तय करते हैं। ठीक है, इसे इक्विनॉक्स या विषुव रेखा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इक्विनॉक्स, इसे क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स या विषुव भी बोलते हैं। विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है विषुव की। विषुव है क्या, ठीक है, तो जैसे पृथ्वी पर जिस जगह स्थान पर दिन व रात बराबर होते हैं उसे भूगोल की भाषा में विषुव कहते हैं। चूँकि 0 डिग्री पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है अक्षांश रेखाओं का महत्व है। तो अक्षांश रेखाओं का महत्व ये है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, उसकी जो अवस्थिति है वो ज्ञात करने में अक्षांश रेखाओं का निर्धारण है, अवस्थिति ज्ञात करने में अक्षांश रेखाओं का उपयोग किया जाता है। किसी भी व्यक्ति होगी, वस्तु होगी या स्थान हो गया, कोई भी हो, उसकी जो अवस्थिति हम ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अक्षांश रेखाओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, और जो देश होते हैं, विभिन्न जो देश होते हैं, उनके लिए जो समुद्री रास्ते होते हैं उनका निर्धारण करने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, अक्षांश रेखाओं का उपयोग करते हैं। और सबसे मेन बात, जलवायु जो कटिबंध होते हैं उनका निर्धारण में भी अक्षांश रेखाओं का उपयोग किया जाता है।
दो अक्षांश रेखाओं के मध्य को क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ठीक है। दो अक्षांश रेखाएं होती हैं, उनके जो मध्य जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटिबंध या जोन कहते हैं। अब देखो जलवायु कटिबंधों का निर्धारण भी है वो अक्षांश रेखाओं से निर्धारित किया जाता है। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री और ये 30 डिग्री, इनको बोलते हैं हमें निम्न अक्षांश। क्या बोलते हैं, निम्न अक्षांश यानी उष्ण कटिबंध, ठीक है, उष्ण कटिबंध। अब 30 से जो 60 का एरिया होता है उसको बोलते हैं हमें, 30 से जो 60 का एरिया होता है उसको बोलते हैं हमें, क्या बोलते हैं, 30 से जो 60 का एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मध्य अक्षांश। क्या बोलते हैं, मध्य अक्षांश यानी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। और जो 60 वाला एरिया, 60 से जो 90 का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध, उच्च अक्षांश शीत कटिबंध, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी अक्षांशों के बारे में। अब हम कल वाले वीडियो के अंदर बात करेंगे देशांतर के बारे में। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।